मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिक्शनरी के क्रिएशन से रिगार्डिंग उसकी एक्सेसिंग से रिलेटेड और मेथड से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो कवर कर लिए थे। लास्ट जो एग्जाम्पल है डिक्शनरी के टर्म्स में दैट इज ऑफ नेस्टेड डिक्शनरी। अब नेस्टेड का कंसेप्ट आप सब लोगों को पता है, किसी एक एलिमेंट के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट को अगर हम क्रिएट करते हैं दैट इज नेस्टेड। तो यहाँ पे हम नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी। लेकिन यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर जितना भी डेटा होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। तो नेस्टेड डिक्शनरी कहाँ पे प्रेजेंट होगी? एज अ की प्रेजेंट होगी या फिर एज अ वैल्यू प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे कीज का जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, कीज जो है वो हमेशा यूनिक रहती है। पहली चीज, चलो हम नेस्टेड डिक्शनरी को यूनिक क्रिएट कर देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो कीज होती हैं उनका नेचर इम्यूटेबल होना चाहिए, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन डिक्शनरी में तो हम अपडेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट होगी वो एज अ की नहीं बल्कि एज अ वैल्यू प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने जो नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट की है, सिंपली मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर किया है। बेसिकली वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी जनरल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे स्टोर करवाई। तो यहाँ पे EMP नाम की एक डिक्शनरी को मैंने क्रिएट किया है। अब डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स हमें पास करने होते हैं। तो सबसे पहली जो मैंने यहाँ पे की क्रिएट की है दैट इज DPT, मतलब डिपार्टमेंट नंबर। जो एम्प्लॉय है वो कौन से डिपार्टमेंट नंबर में काम करता है। तो यहाँ पे इस DPT की वैल्यू मैंने 10 असाइन कर दी। नेक्स्ट जो की वैल्यू पेयर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, की यहाँ पे है इन्फो। इन्फो का मतलब डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर तो बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, किसी एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ही मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। तो इस इन्फो में अब कई तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है। एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसका सैलरी हो सकता है। तो यहाँ पे या तो फिर हम लिस्ट बना के काम करें या फिर हम लोग टपल बना के काम करें, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इन्फो की जो वैल्यू है उसे भी हम डिक्शनरी के फॉर्म में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम और सैलरी दो कीज बनाई है इस इन्फो से रिलेटेड, और इस नेम की वैल्यू है जैक और सैलरी की वैल्यू है 4500। तो यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी जो हम क्रिएट करते हैं वो एज अ वैल्यू प्रेजेंट होगी किसी दूसरी की पे। तो नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए कुछ इस तरीके का सिंटेक्स हमें यहाँ पे फॉलो करना होता है। अब यहाँ पे डिक्शनरी को प्रिंट कैसे करवाना है, इट्स अप टू योर चॉइस। डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना है या फिर हमें लूप के थ्रू वर्किंग करवानी है। 3 तरीके के लूप्स मैंने आप लोगों को बताए थे जो आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करवाने का काम किया है, मुझे कीज प्रिंट नहीं करवानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लूप चलाया है फॉर आई इन EMP। अब यहाँ पे अगर सिंपल आई को प्रिंट करूंगी तो DPT और इन्फो को प्रिंट करेगा, जबकि इस आई पे जो वैल्यू प्रेजेंट है यानी कि 10 और ये नेस्टेड डिक्शनरी जो प्रेजेंट है मुझे उसको प्रिंट करवाना है। तो या तो हम EMP और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई पास कर सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं EMP.getOfI। तो इस डिक्शनरी के हर एक की पे जो वैल्यू प्रेजेंट होगी ये प्रिंट स्टेटमेंट उसे प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले जो आई है वो पहली की यानी कि DPT को रेफर करेगा। तो EMP.getOfDPT की जो भी वैल्यू है दैट इज 10, तो 10 यहाँ पे आउटपुट के तौर पे प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली इंक्रीमेंट होके जो आई है वो नेक्स्ट की को रेफर करेगा। तो यहाँ पे EMP.getOfInfo आ जाएगा। अब इन्फो की कंप्लीट वैल्यू हमारी ये डिक्शनरी है, तो वो डिक्शनरी हमें आउटपुट के तौर पे रिटर्न होगी। So it is one of the simplest syntax to create a nested dictionary. इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो नेस्टेड डिक्शनरी हम लोगों ने क्रिएट की थी सबसे पहले एग्जाम्पल में, ये तो हमने खुद डिसाइड की है। अगर मुझे यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके डिक्शनरी को क्रिएट करना हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा वही है, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, बट कैसी टाइप की डिक्शनरी? क्रिएटिंग अ नेस्टेड डिक्शनरी बाय यूजर इनपुट। अब यहाँ पे जो मेरी एक्चुअल डिक्शनरी है उसमें मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर किया है।
अब स्टूडेंट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, उसका रोल नंबर, उसका नाम और उसका कोर्स, सिर्फ ये 3 चीजें मुझे यहाँ पे स्टोर करवानी है। अब यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि हम रोल नंबर, नेम, कोर्स डायरेक्टली कीज लिख दें और वैल्यू लिख दें, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा फिर स्टोर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगर मैंने डायरेक्टली रोल नंबर, नेम और कोर्स को की के फॉर्म में काम में ले लिया है, तो फिर अगर मैं दोबारा से कोई वैल्यू असाइन करूंगी तो पुरानी वैल्यू लॉस हो जाएगी और नई वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे एट अ टाइम सिर्फ एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर हो पाएगा, जबकि मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स का करना है। तो यहाँ पे मैंने एक नेस्टेड डिक्शनरी टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। हर एक रोल नंबर पे मैंने नेम और कोर्स को स्टोर करवाया है। तो रोल नंबर 1 पे उसका नेम, कोर्स, रोल नंबर 2 पे नेम और कोर्स, रोल नंबर 3 पे नेम और कोर्स। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट के केस में भी सेम तरीका अपनाया था। मैंने यहाँ पे एक मेन लिस्ट क्रिएट करी थी LST और एक टेम्प नाम की लिस्ट क्रिएट करी थी। हम लोग लूप चला के क्या कर रहे थे, टेम्प के अंदर इनपुट ले रहे थे और फिर उस टेम्प को हम LST के अंदर अपेंड करवा रहे थे। ऐसा तरीका हम लोगों ने अपनाया था नेस्टेड लिस्ट के जो एग्जाम्पल था यूजर का इनपुट वाला। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे अपनाया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट लूंगी, तो एक नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर मैं इनपुट करूंगी, दैट इज द D1 वेरिएबल। अब इस D1 वेरिएबल के अंदर मैंने जो भी इनपुट लेके अपडेट करवाया है, और फिर मैं उसको मेन डिक्शनरी के अंदर अपडेट करवाऊंगी, दैट इज द D डिक्शनरी। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी 2 डिक्शनरीज हैं, D1 एंड D। D जो है वो मेरी मेन डिक्शनरी है, और इस D में जो हम नेस्टेड डिक्शनरीज क्रिएट करेंगे उनका इनपुट 1 बाय 1 इस D1 में मैं लेने वाली। इसलिए मैंने 2 एम्प्टी डिक्शनरीज को यहाँ पे क्रिएट किया है। अब यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके काम करवाना हो तो हम कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस को लिखकर एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने लूप चलाया है वो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए है। आप सेम चीज 5, 10, 15, 20 स्टूडेंट्स के लिए अपना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लूप चलाया है 2 बारी। तो 2 बारी लूप चलाने के लिए हमें यहाँ पे रेंज फंक्शन को काम में लेना होता है। अगर आप चाहो तो व्हाइल लूप के साथ में भी सेम वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फॉर लूप को काम में लिया है। तो फॉर आई इन रेंज 1, 3, अब 3 एंडिंग वैल्यू है, इंक्लूडेड नहीं होगा, तो 1 और 2 2 बारी ये हमारा लूप चलेगा। अब इस लूप के अंदर बेसिकली मैंने यूजर से इनपुट लिया है रोल नंबर, नेम और कोर्स का। अब यहाँ पे रोल नंबर जो है इट विल बी अ इंटीजर टाइप वैल्यू। तो सबसे पहले इनपुट फंक्शन में मैंने एक मैसेज प्रोवाइड किया है, एंटर रोल नंबर। अब यूजर जो भी इनपुट देगा उसे मैंने इंट में कन्वर्ट करवाने के बाद ही RNO नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवाया है, विच स्टेट्स फॉर रोल नंबर, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे नेम और कोर्स का इनपुट लिया है। अब नेम और कोर्स इंटीजर टाइप के तो होते नहीं है, नॉर्मल स्ट्रिंग टाइप के होते हैं, और इनपुट का रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग ही होता है। तो किसी टाइप का टाइप कन्वर्जन करने की हमें नीड नहीं है। तो सिंपली इनपुट फंक्शन में मैंने एक मैसेज प्रोवाइड किया है, एंटर नेम। जो भी यूजर इनपुट देगा उसे नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। लास्टली मैंने कोर्स नाम के वेरिएबल के अंदर इनपुट किया है, जो भी वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे पहली बार जब इनपुट आएगा तो मुझे इस रोल नंबर के साथ में इस नेम और कोर्स को एसोसिएट करवाना है, यानी कि इस रोल नंबर के अंदर जो इनपुट आएगा वो बनेगी मेरी की, और इन नेम और कोर्स के अंदर जो इनपुट आएगा वो बनेगी मेरी वैल्यू, दैट विल बी अ नेस्टेड डिक्शनरी। तो बेसिकली हर एक रोल नंबर से हम किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को पता लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बने। लेकिन अब यहाँ पे हमें डिक्शनरी में ऐड करने हैं, तो डिक्शनरी में अगर नए एलिमेंट्स को ऐड करवाना हो तो मेथड्स वाले एग्जांपल में मैंने आप लोगों को अपडेट फंक्शन बताया था। अपडेट फंक्शन के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस में की वैल्यू के पेयर्स पास करेंगे, तो एज इट इज जो डिक्शनरी है उसमें इंसर्शन होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने D1 डिक्शनरी के अंदर इंसर्शन करवाया है विद द हेल्प ऑफ अपडेट फंक्शन। अब की वैल्यू के पेयर पास करने हैं, वैल्यू तो है वो तो इन वेरिएबल्स के अंदर है, की हमें क्या बनानी है, नेम और कोर्स लॉजिकल कीज ही बनाएंगे, नहीं तो हमें क्या पता पड़ेगा कि वैल्यू क्या है और क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने नेम की लिखी है, और उसकी जो वैल्यू मैंने एसोसिएट करवाई है दैट इज नेम डॉट टाइटल। अब यहाँ पे नेम वेरिएबल के अंदर यूजर जो भी इनपुट करेगा वो वैल्यू है,
इट इज अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। और यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में हमने केस रिलेटेड कई सारे मेथड्स कवर किए थे, अपर, लोअर, कैपिटलाइज, स्वैप केस और टाइटल भी। यूजर जिस भी तरीके से नेम का इनपुट दे, कैपिटल में इनपुट दे या लोअर केस में इनपुट दे, यूजुअली जो नेम को लिखने का तरीका होता है वो ये है कि हम हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखते हैं और बाकी सारे स्मॉल आते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है, हमारे इनिशियल कैपिटल में आते हैं, विच इज अ टाइटल केस। तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले इस नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो टाइटल केस के अंदर कन्वर्ट होगी और फिर इस की के साथ में एसोसिएट करवाई जाएगी। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट। कॉमा लिख के मैंने एक नया की वैल्यू पेयर काम में लिया है। अब यहाँ पे जो की मैंने लिखी है दैट इज कोर्स। अब इस कोर्स के साथ में जो मैंने वैल्यू एसोसिएट करवाई है वो है इस कोर्स नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यूजर ने चाहे किसी भी फॉर्मेट में इसे इनपुट किया हो, मुझे यहाँ पे अपर केस के अंदर ही इसे स्टोर करवाना है। तो कोर्स डॉट अपर सबसे पहले जो वैल्यू यहाँ पे इनपुट की होगी और फिर इस की के साथ में एसोसिएट करवाई जाएगी। तो अब यहाँ पे करंटली है क्या, D1 डिक्शनरी के अंदर हमारे पास में दो की वैल्यू के पेयर्स प्रेजेंट हैं, नेम और उसकी वैल्यू, कोर्स और उसकी वैल्यू। अब ये जो नेम और कोर्स है ये किसी एक स्टूडेंट से एसोसिएट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने क्या किया है, इस नेस्टेड डिक्शनरी को मैंने मेन डिक्शनरी के अंदर ऐड कर दिया है। d.update। अब यहाँ पे डिक्शनरी है तो की वैल्यू के पेरी पास करने होंगे। तो वैल्यू तो हमारी ये रही, नेम और कोर्स, और की मुझे किसे बनाना था, की मुझे बनाना है रोल नंबर को। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है रोल नंबर कोलन D1। अब सपोज यहाँ पे अगर हम आपके बैच की ही बात करते हैं तो रोल नंबर 1 इज ऑफ आदित्य, तो रोल नंबर 1 कोलन नेम आदित्य एंड कोर्स BC। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे इनपुट होगा। इस रोल नंबर पे हर एक स्टूडेंट का नेम और कोर्स एज अ वैल्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बारी जब लूप चलेगा तो पहली बारी इनपुट लिया गया है तीनों चीजों का, नेम और कोर्स की हेल्प से एक डिक्शनरी में इंसर्शन किया है, फिर इस डिक्शनरी को हमने मेन डिक्शनरी के अंदर ऐड करवा दिया है रोल नंबर से एसोसिएट करवा के। अब दूसरी बारी जब लूप चलेगा तब फिर से इनपुट लिया जाएगा। तो यहाँ पे D1 में ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है तो हमें क्या करना होगा, उसका डुप्लीकेशन या दोबारा से वैल्यू ओवरलैपिंग नहीं हो, इसकी वजह से मैंने दोबारा लूप चलाने से पहले इस D1 को एम्प्टी कर दिया है। D1 इज इक्वल्स टू ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी आप लिख सकते हो और D1 डॉट क्लियर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों चीजें काम करेंगी। तो दूसरी बारी जब इनपुट होगा तो उसकी बारी फिर से रोल नंबर, नेम और कोर्स में इनपुट आएगा, फिर से यहाँ पे D1 के अंदर इंसर्शन होगा। अब यहाँ पे जब D1 के अंदर मैंने एम्प्टी कर दिया है तो यहाँ पे जो नेम और कोर्स है इट इज अ यूनिक की एंड यहाँ पे यूनिक वैल्यूज आएंगे। तो फिर से D1 के अंदर हमारे पास में नेम कोर्स के की वैल्यू पेयर्स आ जाएंगे। अब जो सेकेंड वैल्यू इनपुट की गई है d.update, सेकेंड रोल नंबर और उसके नेम और कोर्स यहाँ पे एसोसिएट हो जाएंगे। तो हर एक रोल नंबर पे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। दो बारी लूप चला है, दो बारी काम करेगा, आप मल्टीपल टाइम्स भी इसे और चला सकते हो। अब यहाँ पे इसकी प्रिंटिंग मैंने करवाई है। जो प्रिंटिंग है सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर k, v in d डॉट आइटम्स। अब यहाँ पे मुझे जो गेट फंक्शन है उसको काम में नहीं लेना, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसे काम में नहीं लेना, थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे डिक्शनरी के साथ में आइटम्स फंक्शन को काम में लिया। आइटम्स फंक्शन क्या करता है, की वैल्यू के पेयर को रिटर्न करता है। तो अगर आप इसे सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट में लिखोगे तो आपकी डिक्शनरी के अंदर जितने भी की वैल्यू के पेयर्स हैं ये उसको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर हम लूप के साथ में इसे काम में लेते हैं तो ये एट अ टाइम एक की वैल्यू का पेयर हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो की आएगी दैट विल बी इन के वेरिएबल और जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन वेरिएबल। अब यहाँ पे की क्या है, वैल्यू क्या है, की है हमारी रोल नंबर और वैल्यू है हमारे नेम और कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वी अपने आप में एक डिक्शनरी होगा क्योंकि यहाँ पे नेम और उसकी वैल्यू और कोर्स और उसकी वैल्यू प्रेजेंट होगी एंड यहाँ पे के तो सिंपल हमारा रोल नंबर। तो इस लूप को चलाने के बाद मैंने सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, रोल नंबर और मैसेज को मैंने कंबाइन करवा दिया है के वेरिएबल के साथ। तो सपोज यहाँ पे अगर रोल नंबर 1 इनपुट किया गया है तो रोल नंबर कोलन 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब इस रोल नंबर 1 की फर्दर इंफॉर्मेशन है इस वी के अंदर, मुझे यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, डिक्शनरी टाइप के कर्ली ब्रेसेस नहीं आने चाहिए।
तो यहाँ पे क्योंकि ये एक डिक्शनरी है तो हम इस पे फिर से लूपिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब फिर से मैंने वापस वही कंसेप्ट अपनाया है, फॉर K1 कॉमन V1 इन V डॉट आइटम्स। अब इस V के अंदर हमारे पास में दो की वैल्यू के पेयर्स हैं, तो आइटम फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले पहला की वैल्यू का पेयर रिटर्न करेगा, यानी कि नेम और उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि टाइटल केस है। तो नेम की आएगी K1 के अंदर और उसकी वैल्यू आएगी V1 नाम के वेरिएबल के अंदर। तो सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया है K1 कोलन V1, तो नेम कोलन उसकी वैल्यू, फिर इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट की वैल्यू के पेयर को रेफर करेगा, तो कोर्स कोलन और उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे सारे जो रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपर स्पेसिंग के साथ में आए। तो इस लूप के ओवर होने के बाद मैंने एक प्रिंट फंक्शन लिख दिया है, तो ये क्या करेगा, एक लाइन को इंसर्ट कर देगा। अब फिर से हमारा इंक्रीमेंट होगा और ये जो K और V है, अब ये सेकंड रोल नंबर और उसकी वैल्यू को रेफर करने लगेगा। तो यहाँ पे फिर से मैंने रोल नंबर की प्रिंटिंग करवाई है, फिर से यहाँ पे जो V हमारी नेस्टेड डिक्शनरी की हुई थी उस पर लूपिंग की है, तो फिर से नेम और उसकी वैल्यू प्रिंट होगी और फिर से कोर्स और उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का आएगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इनपुट वाले स्टेटमेंट्स लिखे हैं। ऑन टोटल मुझसे दो बारी इनपुट लिया जाएगा रोल नंबर, नेम और कोर्स का। 1,2 दो बारी हमारा लूप चल रहा है, तो एंटर रोल नंबर 1, एंटर नेम मैंने यहाँ पे कंप्लीट देखी लोअर केस के अंदर नेम को इनपुट किया है एलन पियर्स, और एंटर कोर्स है BC। सिमिलरली एंटर रोल नंबर 2, एंटर नेम जॉय फ्लिन एंड एंटर कोर्स BSc। अब यहाँ पे जब हमारी इस आउटपुट की प्रिंटिंग होगी तो रोल नंबर कोलन 1, नेम एलन पियर्स। अब यहाँ पे देखिए नेम के मैंने टाइटल फंक्शन को काम में लिया था, तो टाइटल फंक्शन क्या करता है, हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है और बाकी सारा लोअर केस में। और यूजुअली हम अपने नेम्स कुछ इसी तरीके से लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइटल केस को काम में लिया है। तो आप स्ट्रिंग के फंक्शंस भी डिक्शनरी के साथ में काम में ले सकते हैं। अब उसके बाद मैंने कोर्स की प्रिंटिंग करवाई है। कोर्स जो है वो हमारा अपर केस में पहले मैंने कन्वर्ट करवाया था और फिर उसे कोर्स की के साथ में एसोसिएट करवाया था। तो BCA जो है मैंने लोअर केस में इनपुट किया था, लेकिन ये अब कंप्लीटली अपर केस में आ गया है। फिर मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया था एक नेक्स्ट लाइन को इंसर्ट करवाने के लिए। उसके बाद सेकंड रोल नंबर, फिर उसका नेम और फिर उसका कोर्स। तो रोल नंबर कोलन 2, नेम कोलन जॉय फ्लिन एंड कोर्स कोलन BS। तो कुछ इस तरीके से आप यूजर से इनपुट लेके डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। चाहे वो सिंपल डिक्शनरी हो तो भी आपको अपडेट को काम में लेना है, और अगर वो नेस्टेड डिक्शनरी है तो भी आपको अपडेट को काम में लेना है। अब यहाँ पे एक और चीज, मैंने यहाँ पे दो डिक्शनरीज को काम में लिया है नेस्टेड डिक्शनरी के पूरे इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। अगर आपको दो डिक्शनरी वेरिएबल्स को काम में नहीं लेना है तो आप एक वेरिएबल के थ्रू भी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, देखिए मैंने यहाँ पे जो मेन डिक्शनरी क्रिएट की है उस डिक्शनरी के साथ में मैंने अपडेट फंक्शन को काम में लिया है। अब अपडेट फंक्शन के अंदर सारी जो चीजें आती हैं वो आती है कर्ली ब्रेस के अंदर, तो मैंने एक कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर दिया। अब की वैल्यू के पेयर हमें यहाँ पे पास करने होते हैं, तो की हमारी क्या है, सबसे पहली हमारी की है रोल नंबर, और इस रोल नंबर के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है तो कोलन वैल्यू। अब ये वैल्यू फिर से एक डिक्शनरी है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फिर से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, नेम, नेम डॉट टाइटल, कोर्स, कोर्स डॉट अपर। तो यहाँ पे अगर आपको दो वेरिएबल्स को काम में नहीं लेना है तो आप एक सिंगल स्टेटमेंट से भी ये चीज करवा सकते हो। फिर ये D1 डॉट अपडेट वाला स्टेटमेंट नहीं आएगा, हमें ये तरीके का स्टेटमेंट लिखना होगा। D1 को एम्प्टी करने की नीड नहीं है, एक ही स्टेटमेंट में हमारा सारा इंसर्शन जो है वो हो जाएगा। तो जो भी तरीका आपको कन्वीनियंट लगे आप दोनों तरीके अपना सकते हो नेस्टेड डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए। अब इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ कंफ्यूजन? डिक्शनरी का जो टॉपिक है बेसिकली डेटा टाइप से रिलेटेड हमारे पास में जितने भी कंसेप्ट्स थे, जितने भी मेथड्स थे, वो सारी चीजें विद डिक्शनरी खत्म हो गई हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज फंक्शंस। अब यहाँ पे फंक्शंस का बेसिक कंसेप्ट आप सब लोगों को पता है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। अब ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसे किसी नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये एक रीयूजेबल टाइप का कोड होता है। और यहाँ पे हम जितनी बार चाहें हम एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस कोड को क्रिएट करते हैं, ताकि बारी बारी सेम लाइंस ऑफ कोड हमें ना लिखना पड़े।
तो यहाँ पे फंक्शंस जो है सिर्फ बनाना सफिशिएंट नहीं है, फंक्शन की कॉलिंग भी जरूरी है, और फंक्शंस के क्रिएशन से रिगार्डिंग ही हमारे मेजर 2 स्टेप्स होते हैं। पहला तो होता है फंक्शन का डेफिनेशन, यानी कि फंक्शन को क्रिएट करना। अब फंक्शन कभी भी खुद के काम नहीं करते हैं, जब तक उन्हें कॉल नहीं किया जाए तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होते। तो सेकंड जो स्टेप होता है हमारा, दैट इज फंक्शन कॉलिंग। अब यहाँ पे फंक्शंस को क्रिएट करने का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है सिंटेक्स एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। अब डिफरेंस वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में टाइप जैसा कुछ नहीं होता। यूजुअली अगर हम C++ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इंट में, या सपोज मैंने कैलकुलेशन करके कुछ फंक्शन बनाया है तो इंट कैलकुलेशन, मुझे वहाँ पे रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना होता है। लेकिन यहाँ पे टाइप जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हम लोग कभी भी मेंशन नहीं करते। तो फंक्शन को क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है, हमें यहाँ पे काम में लेना पड़ता है डेफ कीवर्ड, दैट इज DEF, प्री डिफाइंड कीवर्ड है। और इसका मतलब ये है कि आप खुद के लिए या खुद की कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक फंक्शन क्रिएट करने वाले। अब डेफ कीवर्ड के बाद सिंपली हमें यहाँ पे फंक्शन का नेम मेंशन करना है। अब फंक्शन के नेमिंग के रूल्स बिल्कुल वही हैं जो आपने बाकी सारी लैंग्वेजेस के अंदर फॉलो किए हैं। अब फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का जो कंसेप्ट है वो कहलाते हैं पैरेंथेसिस। अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस को नहीं लिखेंगे, सिंपल फंक्शन का नेम लिख देंगे, सपोज मैंने सम लिख दिया या कैलकुलेट लिख दिया, तो वो फंक्शन का नेम नहीं बल्कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो उसे वेरिएबल का नेम मान लेगा और फिर आपको रन टाइम पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो फंक्शंस को क्रिएट करते टाइम यहाँ पे पैरेंथेसिस हमें स्पेसिफाई करने हैं। अब यहाँ पे अगर हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना रहे हैं जिसके कुछ पैरामीटर्स हो तो कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर्स हमें स्पेसिफाई करने हैं, और अगर विदाउट पैरामीटर्स है तो सिंपली पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस के बाद हमें यहाँ पे एक कोलन मेंशन करना है। पाइथन के अंदर हमारे पास में जितने भी ब्लॉक्स हैं, चाहे वो इफ हो, एल्स हो, या फिर हम लोग अलग अलग तरीके की लूप्स की बात करें, हर एक चीज जो है उसके लिए ब्लॉक और इंटेंडेशन, सॉरी जो कोलन और इंटेंडेशन है, दे आर इम्पोर्टेंट। तो सेम कंसेप्ट फंक्शंस के लिए भी है। कोलन का मतलब ये होता है कि हमारा एक नया ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। अब ये सारे स्टेटमेंट्स इसी ब्लॉक को रेफर कर रहे हैं, उसको बताने के लिए यहाँ पे इंटेंडेशन यानी कि एक टैब स्पेस प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे नहीं। तो सेम कंसेप्ट फंक्शन में भी है। कोलन के बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में आएंगे, एक टैब हमें प्रेस करनी है और उसके बाद हमारे सारे स्टेटमेंट्स हमें मेंशन करने हैं, और सारे स्टेटमेंट्स का इंटेंडेशन सेम होगा जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को लूप्स के अंदर बताया। दैट इज फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन का क्रिएशन। अब यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग के लिए सिंपली हमें फंक्शन का नेम मेंशन करना है, जो भी नेम हमने रखा है, और उसके बाद पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये है फंक्शन की डिफाइन करने का तरीका और फंक्शन को कॉल करने का तरीका। एग्जाम्पल जब हम लोग देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बेसिक सिंटेक्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो सबसे पहला फंक्शन बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो हमको ग्रीट कर रहा हो, बेसिकली हमें हेलो मैसेज प्रिंट करके दे रहा हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डेफ कीवर्ड की हेल्प से बता दिया है पाइथन के इंटरप्रेटर को दैट वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन। डेफ के बाद फंक्शन का नेम दैट इज मैसेज। अब यहाँ पे बिल्कुल वही कंसेप्ट है, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स को आपको काम में नहीं लेना है एज अ फंक्शन नेम और एज अ वेरिएबल नेम। वो चीज सारी लैंग्वेजेस के अंदर कॉमन रहती है, यहाँ पे भी वही सेम। मैसेज नाम का एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे ये फंक्शन जो है इसमें किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स मैंने स्पेसिफाई नहीं किए हैं, तो ये हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहलाएगा। सिंपल पैरेंथेसिस के बाद मैंने एक कोलन स्पेसिफाई किया है। कोलन के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आए हैं। इंटेंडेशन देने के बाद सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाया है, दैट इज हेलो एवरीवन। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। बस अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, जब तक कॉल नहीं करेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो मैसेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो हमने यहाँ पे मैसेज नाम के फंक्शन के अंदर स्पेसिफाई किया है। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस है पाइथन एंड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब फंक्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो या तो फंक्शन मेन के पहला बना होता है या फिर मेन के बाद में बना हुआ होता है। तो अगर हम फंक्शन को मेन के पहले बनाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, वो उसे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है जब हम उसे कॉल
लेकिन अगर हम फंक्शन को मेन के बाद बनाते हैं तो उसका प्रोटोटाइप हमें स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, वो कंपल्सरी होता है, नहीं तो जो मेन फंक्शन है वो फंक्शन को ढूंढ नहीं पाता है और फिर वार्निंग्स या एरर्स आते हैं हमारे पास। लेकिन पाइथन के अंदर प्रोटोटाइप जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे आपको फंक्शंस को हमेशा पहले बनाना है, कॉलिंग करने से पहले आपको फंक्शंस की डेफिनेशन स्पेसिफाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का जो ब्लॉक है उसको स्पेसिफाई करने का यही तरीका है। यूजुअली इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन कैलकुलेट पर पैरामीटर्स लिख के सेमीकोलन लिख देते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन जैसा कोई कंसेप्ट तो है ही नहीं, यहाँ पे टाइप जैसा तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे प्रोटोटाइप जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने फंक्शन को कॉल किया है तो वो उसके पहले डिफाइन होना चाहिए, वरना आपके पास में रन टाइम पर एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है पाइथन के अंदर। तो आई होप फर्स्ट एग्जाम्पल और जो डिफरेंस है वो सबको क्लियर होगा। All right, moving with the next example, that is functions with parameters. अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है कैलकुलेट नाम का, जिससे मैंने दो वैल्यूज पास करी है। अब ये जो दो वैल्यूज है ये बेसिकली हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करके एक आउटपुट को प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट करना पहले है, बाद में उसकी कॉलिंग है, तो इसलिए मैंने पहले फंक्शन क्रिएट किया है कैलकुलेट नाम का। तो डेफ कैलकुलेट, अब यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर मैंने दो पैरामीटर्स के नेम लिखे हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं, num1 num2। कोलन के बाद नेक्स्ट लाइन में मैं आई हूँ, एक टैब प्रेस किया है और प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है रिजल्ट इज, और इस मैसेज को मैंने कंबाइन करवा दिया है मेरे वेरिएबल्स के एडिशन ऑपरेशन के साथ में, num1 प्लस ऑफ num2। तो सपोज अगर यूजर यहाँ पे 5 और 10 वैल्यू देता है तो 5 इसके अंदर आएगा, 10 इसके अंदर आएगा, 5 प्लस 10 इज 15, तो रिजल्ट इज 15 हमारे पास में आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे इस फंक्शन की जो कॉलिंग है, इस फंक्शन की कॉलिंग मैंने अलग अलग तरीके के आर्गुमेंट की हेल्प से करवाई। इस फंक्शन को मैंने 4 बार कॉल करवाया है और चारों बार मैंने अलग वैल्यूज स्पेसिफाई की। सबसे पहले जो कैलकुलेट फंक्शन है उसमें मैंने 10,20 पास किया है। इट इज अ नंबर मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू मैंने यहाँ पे पास की। तो num1 के अंदर 10 जाएगा, num2 के अंदर 20 जाएगा, तो रिजल्ट इज 10 प्लस 20 30 होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट इज 30 हमारे पास में सबसे पहली कॉलिंग का रिजल्ट आया है। ठीक है, सेकेंड टाइम जब मैंने इस कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया है तो मैंने यहाँ पे फ्लोट टाइप की वैल्यूज पास करी हैं, 1.2, 5.7। तो num1 के अंदर 1.2 जाएगा और num2 के अंदर 5.7 जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे जो इनका रिजल्ट आएगा दैट इज रिजल्ट इज 6.9 दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे ये हमारे पास में आउटपुट आया है सेकेंड कॉलिंग का। थर्ड टाइम जब मैंने इस फंक्शन की कॉलिंग की है तो यहाँ पे मैंने ट्रू यानी कि बुलियन वैल्यूज पास की है। तो इंटरनली ट्रू का मतलब 1 होता है, तो num1 के अंदर 1 जाएगा, num2 के अंदर भी 1 जाएगा। तो अगर मैं 1 प्लस 1 करती हूँ तो मेरा आउटपुट 2 आएगा। इसी वजह से जो हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो थर्ड जो रिजल्ट है, सॉरी, रिजल्ट इज 2 आया है। अब जो लास्ट कॉलिंग मैंने की है, इस लास्ट कॉलिंग के अंदर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज पास करी है, रेन एंड ड्रॉप्स। तो num1 के अंदर रेन जाएगा और num2 के अंदर ड्रॉप्स जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रिंग को अगर हमें कंबाइन करना होता है तो str cat जैसा हमारे पास में कोई फंक्शन नहीं होता है। हम प्लस फंक्शन की हेल्प से दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगी और हमारे पास में जो आउटपुट आएगा that will be result is raindrops। अब यहाँ पे आप इस कैलकुलेट फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहाँ पे जो कैलकुलेट फंक्शन है उसमें मैंने किसी भी तरीके का टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है। यूजुअली जब फंक्शंस हम लोग क्रिएट करते हैं इन अदर लैंग्वेजेस तो int num1, int num2 या char num1, char num2 कुछ इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइप का कंसेप्ट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे होगा क्या, जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगी और जिस टाइप की वैल्यू मैंने पास करी है फंक्शन को कॉल करते टाइम, हमारे वेरिएबल का टाइप भी वही हो जाएगा। मतलब अगर फंक्शन को कॉल करते टाइम मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करी है तो num1 और num2 का टाइप इंटीजर टाइप का है।
फंक्शन को कॉल करते टाइम फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू पास करी है तो num1 और num2 का टाइप फ्लोट टाइप का हो जाएगा। सेम गोज फॉर द थर्ड स्टेटमेंट, कॉलिंग करते टाइम ट्रू और ट्रू बुलियन पास किया है तो num1 और num2 का टाइप भी बुलियन हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट में मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करी है रेन एंड ड्रॉप्स तो num1 एंड num2 का टाइप भी str हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो num1 और num2 है उन्हें पता नहीं है कि किस टाइप की वैल्यू उनके पास आने वाली है। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा और फंक्शन की कॉलिंग होगी और वैल्यूज दोनों वेरिएबल्स के अंदर आएंगी तब इन वेरिएबल्स का टाइप डिसाइड होगा। तो रन टाइम पे जो हमारा वेरिएबल्स का टाइप डिसाइड होता है ये कंसेप्ट हमारा कहलाता है डायनामिक टाइपिंग। तो इन केस अगर आपके पास में कभी कोई क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज डायनामिक टाइपिंग तो रन टाइम पे जब हम वेरिएबल्स का टाइप डिसाइड करते हैं इट इज नोन एज डायनामिक टाइपिंग। और फंक्शन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि फंक्शन की कॉलिंग में हमने सेम फंक्शन में अलग अलग तरीके की वैल्यूज पास की है, किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी तरीके का एरर या एक्सेप्शन नहीं आया है, वेरिएबल ने वैल्यूज को एक्सेप्ट किया है और उन पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें रिजल्ट प्रिंट करके दिया है। So that was dynamic typing and function with parameters. इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। एक बार एग्जाम्पल्स देख लेना, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है नेस्टेड डिक्शनरी में या फंक्शन के क्रिएशन के रिगार्डिंग देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन।